घड़ी की सुई इशारा कर रही है रात 8 बजे का और वक्त हो गया है प्रदेश की सबसे बड़ी बहस का, जिसमें प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा मैं अपूर्वा सिंह उठाती हूं और जिम्मेदार और सियासतदानों से सवाल भी दागती हूं, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज बड़ी बहस में बात होगी 2027 में होने वाले महादंगल की, क्योंकि राजनीति में यह पुरानी कहावत है कि दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए पहले आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा और यूपी के सिंहासन और विराजमान होने के लिए यूपी की जनता को अपनी ओर खींचना होगा। बीजेपी की ओर से मेगा प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, बड़े स्तर पर प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी साइकिल को दौड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर 2027 के महादंगल में किसका मंगल होगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सियासी दलों की ओर से क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, क्या कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, बीजेपी का प्लान ABCD यानी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में कई उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें इन कैटेगरी में रखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये वो जिले हैं जिन पे या तो बीजेपी हार चुकी है या फिर ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर आई है। तो बी कैटेगरी में भी कई जिले रखे गए हैं। सी कैटेगरी में अमरोहा, किठौर, सरधना और लखनऊ को रखा गया है। तो ये कैटेगरी वाइज तमाम जिलों को यहां पर बांटा गया है। ए कैटेगरी में है संभल, इसके अलावा कई और जिले हैं। बी कैटेगरी में है चांदपुर, करहल, नूरपुर, गुन्नौर और बिलारी। इसके अलावा सी कैटेगरी में है अमरोहा, किठौर, सरधना और लखनऊ। ए कैटेगरी में संभल, चरथावल, स्वार, नजीबाबाद, रामपुर, नगीना। बी कैटेगरी में है चांदपुर, करहल, नूरपुर, गुन्नौर और बिलारी। ये वो जिले हैं जहां पर या तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, तीसरे नंबर पर रही है, या फिर जहां पर बीजेपी ने ये सीटें हारी हैं। इसी तरह से बीजेपी ने इस बार अपना ABCD प्लान तैयार किया है और इन जिलों को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से अपनी जो तैयारी है वो और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर भी आ रही है। पन्ना प्रमुखों को भी इन तमाम सीटों को लेकर मैदान में उतारा गया है। तो देखिए, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश सवाल भी पूछ रहा है, 2027 का महादंगल किसका होगा मंगल। बीजेपी का ABCD प्लान, किसका गुणगान। हर सीट पर मंथन, विपक्ष की टेंशन भी बढ़ रही है। इसके अलावा 27 में हाथ किसके होगा साथ, यानी यहां पर विपक्षी पार्टियां भी कम नहीं है। रणनीति तैयार की जा रही है, किसकी होगी जय जयकार, यह भी बड़ा सवाल। तो 2027 का ये महादंगल और इस दंगल में किसका मंगल होगा, ये भी बड़ा सवाल है जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश आज लगातार पूछ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और उनसे इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि 2027 में जिस तरह से महादंगल होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की इस कुर्सी पर कौन एक बार फिर से विराजेगा। तो 2027 का ये महादंगल किसका होगा मंगल। बीजेपी का ABCD प्लान, किसका गुणगान। हर सीट पर मंथन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन। 27 में हाथ किसके होगा साथ। रणनीति तैयार, किसकी होगी जय जयकार। तो बीजेपी ने ABCD इन कैटेगरी में उन तमाम जिलों को रखा है जहां पर या तो बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या बीजेपी उन जिलों की उन सीटों पर दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आई है। तो इन तमाम सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। पन्ना प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासतौर पर माइक्रो मैनेजमेंट की ओर इस बार बीजेपी का पूरा फोकस नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात समाजवादी पार्टी की कर ले, तो समाजवादी पार्टी भी इस बार अपना PDA वाला फॉर्मूला एक बार फिर से अपनाती हुई नजर आ रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पिछले चुनाव में, अगर हम बात 2022 की कर ले, उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे, PDA का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित हुआ था। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी के काम आया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी PDA के फॉर्मूले के साथ ही ये पूरा जो दंगल है कंटिन्यू करने वाली है। तो ये फॉर्मूला इस बार समाजवादी पार्टी के लिए कितना उपयोगी होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी का ABCD प्लान, किसका गुणगान होगा,
ये सबसे बड़ा सवाल है और हर सीट पर मंथन बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और इस वजह से विपक्ष की जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। संभल, चरथावल, स्वार ऐसे कई जिले हैं जिन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा कई ऐसे भी जिले हैं जिन्हें बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के तहत इन्हें डिवाइड किया गया है, क्योंकि इस बार बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूपी में बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी उन सीटों पर विशेष ध्यान रखा है जहां पर या तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा या फिर दूसरे या तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है। प्रदेश में बीजेपी ने देखिए 2022 में हारी हुई सीटों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है और यहां अभी से ही जो पन्ना प्रमुख हैं उनको पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर बीजेपी का फोकस काफी ज्यादा रहने वाला है। डी कैटेगरी में भाजपा ने यूपी की उन सीटों को रखा गया है जो 2022 में बीजेपी हार गई थी लेकिन उपचुनाव में जीत गई थी। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में उन सीटों को बीजेपी हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो ऐसी सीटों को डी कैटेगरी में रखा गया है। इन सीटों पर सबसे खास बात यह है कि जो पदाधिकारी हैं वो वही लगाए जाएंगे जो उपचुनाव के दौरान थे, यानी बीजेपी को अपने पदाधिकारियों पर पूरा भरोसा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि पदाधिकारी बदले नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी और भी कई कैटेगरी है जिस पर बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी सहयोगी दलों के साथ मिलकर इन सीटों को दिलाने में मदद भी 2027 में करती हुई नजर आएगी। तो बीजेपी का ABCD प्लान तैयार हो गया है और विपक्ष की टेंशन भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि विपक्ष को इस बार अपने पीडीए पर पूरा भरोसा है और पीडीए इस बार विपक्ष का कितना साथ देने वाला है ये बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, कैटेगरी ए में बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही है उसको ए कैटेगरी में रखा गया है। जो पन्ना प्रमुख हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, एक-एक करके आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। गुफरान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। गुफरान जी, बहुत स्वागत है आपका। और यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा के तौर पर। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवालों की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी आलोक वत्स जी। इस बार ABCD करके प्लान तैयार किया जा रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट की ओर ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है बीजेपी का। देखिए रत्ना जी, इसमें क्या बुराई है? अगर हमने कोई एग्जाम पास करना है तो अगर हम विधिवत कैटेगरी वाइज जहां जहां कमजोर हैं उसमें ज्यादा फोकस करें जी। और जहां हम मजबूत हैं उस पर, तो एक तरीके से जनता का इम्तिहान है ये। ये चुनाव भी एक जनता का लोकतंत्र में इम्तिहान है जहां नंबर देती है जनता। जिसको ज्यादा नंबर देती है उसकी जीत होती है, जिसको कम नंबर देती है उसकी हार होती है। तो हम जब विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल संगठन में खड़ा हो गए हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की, ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों न करें अपने गढ़ों को मजबूत करने के लिए, अपने सीटों को मजबूत करने के लिए। वही आलम नेताओं का है, हमारे पास हर जाति हर धर्म के नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में राज्य और देश दोनों प्रगति के मार्ग पर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो गई और $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश से भी होगा। इस तरीके इस लाइन पर हम पुरजोर ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है। हमें विश्वास है कि 2027 में हम पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, ये आपकी उम्मीद है कि पिछले बार जितनी सीटें आई थी इस बार उससे भी अधिक सीटें
2027 में हमें बीजेपी की झोली में देखने को मिलेंगी। यश भारती जी, बीजेपी ने तो अपना प्लान तैयार कर लिया है, खास फोकस उन सीटों पर है जिन सीटों पर बीजेपी या तो हारी है या फिर जिन सीटों पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आई है। माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है बीजेपी। सपा की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए अगले साल पंचायत चुनाव भी है, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जा रहा है। देखिए, अब आप क्रिकेट के फॉर्मूले को राजनीति में लाएंगे तो फिर मैं आपने जो ABCD बताई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उसको सेंसरशिप में जिस तरीके से पिक्चर रिलीज की जाती है ABCD, C क्लास D क्लास, तो वही दिख रहा है कि थर्ड क्लास C क्लास D क्लास की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी है, जो उसका मूल चरित्र हो चुका है, चाहे वो हाईवे के वीडियोज हो या जिस तरीके से दिल्ली की महिला प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। तो जोर शोर से तैयारी है, हर स्तर पर तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक राजनीतिक पार्टी है, करनी चाहिए, करें उनको, और मैदान में आए, जनता उनको स्वीकार करेगी या स्वीकार करेगी ये चुनाव बताएगा। जो इन्होंने 8 साल में किया उसको देश के बड़े चुनाव लोकसभा में तो जनता ने अस्वीकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का जो डबल इंजन था उसको जनता ने बिल्कुल तरह से नकार दिया। जिस तरीके से देश के बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी को देश की उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरे नंबर पार्टी बनाया, और भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 होती थी वो नंबर 2 पे चली गई। तो जनता ने विश्वास दिखाया, और अपने जिस तरीके से आलोक बस जी कह रहे थे कि परीक्षा है, तो परीक्षा का परिणाम सामने आ चुका है। तो अब ये 2-0 मिलकर के जो 8 साल पूरे कर चुके हैं उसका परिणाम दिख रहा है, और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। उपचुनाव में जिस तरीके से इन्होंने वोट डालने से वंचित करने का काम किया, जिस तरीके से वोट की लूट, वोट की डकैती हुई है, जनता को अधिकार है मेरा वोट डले, मेरा वोट किसको गया, उसके साथ कोई किसी तरीके की चोरी और लूट और डकैती ना हो। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी लूट और डकैती कर रही है, और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे इनको जल्दी चुनाव हो और हटाया जाए। ठीक है यश भारती जी, आपने बीजेपी का तो बता दिया सारा कुछ कि वो किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। सपा का भी बता दीजिए क्या तैयारी है? पीडीए वाला फॉर्मूला इस बार भी नजर आएगा, उसी को कंटिन्यू लेकर आप आगे चल रहे हैं? देखिए, पीडीए कोई फॉर्मूला नहीं है। पीडीए विचारधारा है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय हमारे और अपितृ पुरुष, और उसकी नई अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नाम से, जिसमें पीड़ित, दुखी, असहाय जो भी वर्ग है सबके लिए काम करने की बात है, और माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसका प्रमाण साक्षात है। आप अपने रिपोर्टर्स को समाजवादी पार्टी कार्यालय पे भेजिए जब माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हों, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भेजिए जब उनके प्रदेश अध्यक्ष या जो भी बड़े लीडर बैठे हों। जनता किस पे विश्वास दिखाती है? जनता की मदद कौन कर पा रहा है? जो सत्ता सरकार पे है, जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही। उम्मीद करके आती है समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने कि उनके जो दुख हैं वो दूर होंगे, जो उनकी तकलीफें हैं वो दूर होंगी, और उनको मदद पहुंचेगी, ये दिखाई देता। और माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहते हुए प्रतिभावान छात्रों को लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। जिस बच्ची के घर पे बुलडोजर चलाने का काम सत्ताधारी दल ने किया, जो किताबें बचा रही थी उसको भी आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। नोटबंदी के समय जो खजांची पैदा हुआ, जिसकी लाइन में पैदाइश हुई है, उसका हर साल जन्मदिन बना करके इस सरकार को जताते हैं कि ये आपकी उपलब्धि है। तो हर पीड़ित, दुखी, असहाय के साथ में समाजवादी खड़ी है, माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, और वही हमारी विचारधारा है, हर दुखी के साथ काम कर। चलिए ठीक है गुफरान अंसारी जी, देखिए अब अगले साल पहले तो पंचायत चुनाव है, उसके बाद यूपी का विधानसभा चुनाव है। पंचायत चुनाव को समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, या इस बार भी समाजवादी पार्टी का हाथ थामे नजर आएंगे? आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और 2027 के लिए या हर इलेक्शन के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करता है। उसी तारतम्य में, उसी तरह से कांग्रेस हमेशा की तरह तैयार है। और यदि हमारा गठबंधन होता है क्षेत्रीय लेवल पर, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर या लोकसभा में तो हमारा इंडिया गठबंधन था, हमने इलेक्शन लड़ा था, और अगर उत्तर प्रदेश में भी हमारा पुनः गठबंधन होता है तो गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ ही उन सभी विषयों को टच करते हुए जिन पर उत्तर प्रदेश की जनता को छला गया है, झूठ बोला गया है, लगातार उन्हें धोखे में रखा गया है। एक
1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताते हैं। अभी आलोक वत्स जी ने बताया कि इतना हमारा जीडीपी में हिस्सा है देश की। तो इस तरह से जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के बारे में भी बात कीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कारण योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में आज भारत में सबसे ज्यादा क्राइम है, इसका कारण डबल इंजन की सरकार है। और झूठ जितना बोला गया है, लाखों रोजगार देंगे, युवाओं के हाथ में काम होगा, उत्तर प्रदेश में अपराध ना होंगे, महिलाओं पर अपराध नहीं होंगे, अपराध नहीं दर्ज किए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध में कमी आई है। अब हमने कई केस उत्तर प्रदेश के देखे हैं जिनमें दबाने की कोशिश की गई है। यदि महिलाएं थाने में जाती हैं तो रोकने की कोशिश की गई है, अपराध नहीं करने की दबंगों ने पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में की है। तो इस तरह से अपराध के दर कोशिश की जा सकती है कम करने की, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों को एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। अभी भी उत्तर प्रदेश के जवान 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं उसके खिलाफ में अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं तो लाठियां खा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का हिसाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा में कुंभ में डूब तैरती हुई लाशों का हिसाब देना पड़ेगा। और जो सरकार आई थी कि मां गंगा को स्वच्छ कर देंगे, उसने गंगा जी की जो दुर्दशा की है अपनी सरकार में, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है। जितने झूठ बोले हैं सबका हिसाब होगा। इंडिया गठबंधन जमकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जातिगत जनगणना जैसे विषयों को इन्होंने उस पर भी झूठ बोला, उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। 5 न्याय जैसी योजना पर इलेक्शन लड़ेंगे। बेरोजगारी को मध्य में रखकर इलेक्शन लड़ेंगे। युवाओं के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर तबके को साथ में लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है गुफरान जी, लौटूंगे आपके पास। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए मैं पहले आपके पास आना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को बेहतर तरीके से सुन लिया जाए, फिर उसका निचोड़ मैं आपसे जानूंगी। आपने बीजेपी सुना, आपने कांग्रेस, आपने समाजवादी पार्टी, तीनों को सुन लिया। कांग्रेस कह रही है कि हम तो जवाब मांगेंगे, हम मैदान में उतरेंगे तो हम पहले तमाम इन विषयों पर हम जवाब मांगेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए की विचारधारा पर लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लड़ रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार संगठन को प्रमुखता दे रही है, चेहरों पर निर्भर नहीं है। शैलेंद्र जी आप अपना, हाँ जी जी जी। प्रवक्ता महोदय लोग हैं, बड़े ही सज्जन और बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, पार्टी का मत स्पष्ट किया है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव यदि जीतना है या कोई भी कार्य करना है, तो अगर हम माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सामान्य सा मतलब विचार है, सामान्य सी ये सोच है, और यही है ही है हकीकत में। ये जो ईरान जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। पीडीए बहुत ही पॉपुलर शब्द बना और पिछले चुनाव में उसने अपनी मजबूती भी दिखाई है। जो भारी बहुमत भी प्राप्त हुए, पीडीए का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अभी इनकी बात हमने सुनी होगा, शैलेंद्र जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके अगर बैकग्राउंड में कोई टीवी चल रहा है या कोई आवाज आ रही तो प्लीज उसको बंद कर दें, क्योंकि आवाजें क्लियर नहीं आ पा रही हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी सर, आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है आलोक जी, आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आपने एबीसीडी कैटेगरी यहां पर डिवाइड कर दी है, लेकिन उससे भी विपक्ष को परेशानी है। वो कह रहे कि फिर आपने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आपने इस तरह से करके इन जिलों को कैटेगराइज किया है। देखिए अपना जी, हम अपनी खिचड़ी कैसे पकाएं ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करें, किस लेवल पर मैनेज करें, ये हमारा अपना पर्सनल सब्जेक्ट है।
तो हम उस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कार्यकर्ताओं की विश्व की सबसे बड़ी फौज है, ईमानदार, कर्मठ, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की, तो अगर उनको हम माइक्रो लेवल पर दे रहे हैं जिम्मेदारियां, भाई इन जगहों पे हम कमजोर थे, यहाँ थोड़ा और मेहनत कर लो, तो क्या हम कोई अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं? ये लोग जो पीडीए है, देखिए बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी, ये शुद्ध परिवार और जातिवाद का मिश्रण है। बाप के बाद बेटे को, दोनों जगह पर यह हुआ। मैंने भी लोहिया का समाजवाद पढ़ा है जी। उस समाजवाद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बेटे के बाप के बाद बेटे को गद्दी सौंप दी जाए। ये तो राजशाही परंपरा में होता है, जो कांग्रेस कर रही है पिछले 6-7 दशकों से। लेकिन इनका भी वही कमोबेश हाल है। और दूसरी बात, पहले इन्होंने दोनों ने MY समीकरण बनाया, जो मुस्लिम और यादव था, तो वो अब दरकता नजर आ रहा है मोदी जी और योगी जी के जन कल्याण कार्यों के कारण। तो इन्होंने उसको और समाजवादी के पास भी एक MY है, तो बीजेपी के पास भी MY है। बीजेपी के पास MY कहाँ है? मोदी कौन सी योगी। जाति को हम लें? अरे मोदी योगी तो नेता है ना, जातिगत वोट थोड़ी है, एक एक वोट है उनका जी। यहाँ मुस्लिम और यादव का बहुत वोट है। हाँ, वो तो कह रहे कि हमारी तो विचारधारा है, जैसे MY थी वैसे पीडीए तो हमारी एक विचारधारा है, वो कोई हमारा फैक्टर नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, जातिवाद उन्माद को उभार के करने की। फिर इन्होंने पीडीए बना ली और वर्गों को छोड़ दिया, और इनसे पूछिएगा तो ये कहेंगे हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। जातिगत राजनीति अगर कोई एक पार्टी नहीं करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई, इसी में हमने किसी वर्ग को वंचित नहीं किया। जो भी उसके माकूल था उसको हमने वो दिया और दे रहे हैं। यही कारण है कि हम दोबारा तिबारा राज्यों में भी रिपीट हो रहे हैं और सेंटर में भी। चलिए ठीक है। कांग्रेस की कमोबेश स्थिति एक याचक का है नॉर्दर्न बेल्ट में। अभी बिहार का चुनाव होगा, वहां ये याचना करेंगे कि भैया कुछ सीट हमें भी दे दो, ताकि हमारा नेशनल इमेज बरकरार रहे। वही हाल ये 27 में करेंगे अखिलेश के सामने, भैया हमें भी कुछ सीट दे दो। और जो इन्होंने लोकसभा में चाल चली, जो इनका सफल हो गया, वो अब नहीं होगा। इन्होंने SC/ST को समझाया कि मोदी आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, और हमारे भी कुछ छुटभैये नेताओं ने उसके उसका बयान भी दे दिया था। और दूसरी चीज उन्होंने समझाया कि SC/ST का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो। ये दोनों चीज में से कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी आ गए और हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के SC/ST ने इस बात को समझा और जमकर वोट दिया, तो हरियाणा सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी और महाराष्ट्र में सरकार बनी। चलिए ठीक है, पुरजोर सरकार बनी। ठीक है आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। शैलेंद्र जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप इन तमाम बातों का निचोड़ बता रहे थे। एक पीडीए विचारधारा, एक जवाबों की पार्टी कि हम मैदान में उतरेंगे तो हमें तो सबसे पहले जवाब चाहिए, फिर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि जो इनकी बातों से लगता है बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, ये एक अच्छी सोच है और एक अच्छी तैयारी। लेकिन साथ में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, याचक के रूप में है, ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी शो करता है। जब हम चुनाव में जाते हैं पार्टी के रूप में, तो हम सभी याचक ही होते हैं एज ए पार्टी, तो हर कोई याचक होता है। तो ये भी समझने का विषय है। बाकी मैंने पब्लिक से याचक का शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा लालू यादव के सामने याचक बनेंगे और अखिलेश के सामने याचक बनेंगे।
जनता के सामने तो हम भी याचक हैं। पार्टी के लिए तो कोई पार्टी के लिए हो सकती है, हाँ पार्टी के क्या लिए। और दूसरी बात, जैसे अभी सपा से उन्होंने कही पीडीए, तो पीडीए की परिभाषा में कहीं कंफ्यूजन है, ये दूर करना पड़ेगा। जो पहली बार अखिलेश जी ने इस बात को रखा था तो पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रखा। बाद में कुछ बात आई तो पिछड़ा, दलित, अगड़ा रखा। फिर बात आई, आज मैं पहली बार ये परिभाषा सुन रहा हूँ इनसे कि पीड़ित, दुखी और असहाय। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई एक बात नहीं चले, क्योंकि अब सार्वजनिक बात कर रहे हैं। और जैसे अभी कांग्रेस से गुफरान साहब बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात उनका कहना है कि अपराधों को अगर कम दर्ज कर दिया, इसका मतलब अपराध कम नहीं होगा। तब अपना एक क्लियर कट, तो इन बातों से बस ये लग रहा है कि किसकी किस तरह की तैयारी है। में तो यही है कि क्योंकि शैलेंद्र जी देखिए 26 में पंचायत चुनाव भी होना है, जिसे अब माना जाए कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। मैडम देखिए, हम लोगों ने अब तक इतने अरसे में जो देखा, सरकार के प्रभाव उसके इधर कोई जा नहीं पाता कि आप पूरी टेंडेंसी देख लीजिए। कहीं बड़ी बात आ जाएगी तभी सरकार के विरोध में या मेजॉरिटी में लोग आते हैं, वो भी क्लियर नहीं रहता, बाद में फिर वो सब भी इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसको लिटमस नहीं, हाँ ये जरूर है कि एक मौका होगा जब ग्रास रूट लेवल पर सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश जब अपने कार्यकर्ताओं को अभी ले जाना थोड़ी देर जनता के साथ डायरेक्ट संवाद स्थापित करने, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये किया जाएगा। चलिए ठीक है यश भारती जी, अभी पीडीए को लेकर अभी आप कह रहे कि पीडीए एक विचारधारा है, लेकिन अभी शैलेंद्र जी कह रहे कि कंफ्यूजन है, इस विचारधारा में भी कुछ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा ना, पीड़ित, दुखी, असहाय, जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी असहाय है, उसमें पत्रकार साथी भी पीड़ित हो सकते हैं। जिस तरीके से मिड डे मील में अगर दाल में पानी मिला हुआ, नमक मिलाया हुआ जयसवाल पत्रकार दिखाता है और सही स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, तो पीड़ित पत्रकार के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। वो दुखी पत्रकार के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, वो असहाय पत्रकार के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। जो किसी भी तरीके से पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, असहाय हो रहा है, चाहे वो जातीय व्यवस्था के आधार पे हो रहा हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था के आधार पे हो रहा हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था के आधार पे हो रहा हो, इस सरकार के जो दृष्टिकोण बना हुआ है कि जहां भी रहेंगे मुख्य पदों पे केवल और केवल एक ही जाति विशेष के लोग रहेंगे। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस का जो मुखिया है वो सालों तक स्थायी नहीं दे पाए, अस्थायी मुखिया दे रहे थे। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हमने कर दी। समाजवादी सरकार में हमने बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, डायल 100 की व्यवस्था थी, आधुनिक 1090 महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था थी। आपने दिया क्या? वो तो एक चीज बता दीजिए, क्या अत्याधुनिक हथियारों की पुलिस भर्ती में आप भर्ती घोटाला कर रहे हो, आप हर जगह पेपर लीक कर रहे हो, जगह जगह पुलिस बिहार के अंदर पूरा बनारस मंडल के अंदर विधायक इस बात को उठा रहे थे 2 साल से, लेकिन सरकार के समझ में नहीं आ रही थी कि ईमानदार अधिकारी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए छापा मारा और पूरा थाना शराब माफिया बन के काम कर रहा था। ये योगी सरकार में चल रहा था। गोरखपुर जो गृह जिला है मुख्यमंत्री का, जिनके पास खुद गृह विभाग है, वहां होटल के अंदर व्यवसायी को गोली मार दी जाती है, पुलिस अधिकारी जब जांच चल रही होती है तो जांच में पैसा मिल जाता है, उससे कहती है हिस्सा दो, तुम्हारा एनकाउंटर। और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, जो सरकार के दर्ज अपराधों से निकलती चीजें हैं, जो केंद्र सरकार के माध्यम से जारी होते हैं, उन आंकड़ों की तुलना कर लीजिए। योगी सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ाए क्या? दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कितने अपराध हैं, इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने अपराध थे, पूरी फहरिस्त देखिए ना जिन्होंने हलफनामा दिया चुनाव लड़ते समय। भाई 10 से ज्यादा अगर किसी के ऊपर अपराध होते हैं तो उसको जिले में नहीं रखा जाता, जिले से बाहर कर दिया जाता है, जाता है।
और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने अपराध थे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने अपराध थे। तो ऐसे माफियाओं को अगर आप सरदार बना देंगे और कहीं हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, बेहतर काम किया है, तो जब अपराधी सरदार बन जाएगा तो अपराधी काम करेगा। उन्होंने पुलिस को अपराधी बना दिया है, वोट डालने के अधिकार से लेकिन यश वंचित भारती जी, है। बीजेपी तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत उन्होंने किया है। जब समाजवादी पार्टी थी तब तो लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था भी नहीं उत्तर प्रदेश में, तब तो माफियाओं को भी टिकट दे दिया जाता था, उनको भी संरक्षण दिया जाता था। बोलो जितना प्रयास उन्होंने बोला, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को टिकट दिया जाता था। और एक वक्त तो ऐसा भी था समाजवादी पार्टी का, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, कि अगर किसी ने पर्चा तक भर दिया है तो ये माना जाता था कि वो जरूर कोई बाहुबली होगा, तभी उसी ने पर्चा भरा है, वरना तो कोई आम इंसान तो पर्चा भी नहीं भर सकता था। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। ये आरोप है आप पर। मैं जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल। आप हलफनामा देख लीजिए समाजवादी पार्टी के विधायकों सांसदों के, वर्तमान के, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों के देख लीजिए। 70% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदन में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो सार्वजनिक मामला है, समाजवादी पार्टी को आपने नहीं ढूंढ रहे, चुनाव किए थे, माल भेज दिया है और सब दिख जाएगा। मैं कह रहा हूँ 70% लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में भेजने का काम पार्टी कर रही है, तो अपराधियों के साथ चल रही है। चलिए ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गुफरान अंसारी जी से मेरा सवाल है। गुफरान अंसारी जी, एक तरफ बीजेपी अपनी गलतियों को एनालिसिस कर रही है, आत्ममंथन कर रही है, कैटेगराइज कर रही है उन तमाम सीटों को जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ या जहां पर बीजेपी दूसरी तीसरी सीट पर रही। अब ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी, कि सिर्फ सत्ता विरोधी लहर के साथ आप चल रहे हैं या ऐसा ही कुछ एनालिसिस विपक्ष भी कर रही है? देखिए, हमारी कांग्रेस की तैयारी जनता के साथ, जनता के जुड़ने के साथ और जनता के हर विषय के साथ जनता की आवाज बनना है। यदि हमने अभी ये कहा कि हम जनता से किए हुए वादा खिलाफी के खिलाफ हर वो प्रश्न करेंगे सरकार से कि क्यों डबल इंजन सरकार फेल हुई उत्तर प्रदेश में, तो हमसे ये सवाल किया गया कि आप अभी, हमारे शैलेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस इस विषय पर चुनाव लड़ेगी कि वो सवाल करेगी, उसकी अपनी खुद की तैयारी नहीं। तो ये आपको लगता है, अगर जनता के विषयों को उठाना तैयारी नहीं है इलेक्शन की, अगर विपक्ष के रूप में हर उस विषय जिसको दबाने की कोशिश की गई, जिस वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसको उसके साथ खड़े होना और उसको उठाना नहीं है, तो ये तैयारी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात ये है कि हमारी तैयारी इलेक्शन की हर जगह वैसी ही है कि जनता के विषयों पर एक विजन के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जितने झूठ और जितने धोखे में रख के चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वत्स जी कह रहे हैं कि हम अपनी खिचड़ी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बनाई जाती है, जिसमें 76 लाख वोट अचानक से बढ़ जाते हैं। तो इन खिचड़ियों के साथ में कांग्रेस को नुकसान होता है, क्योंकि कांग्रेस ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती है, जनता की आवाज बन के चुनाव लड़ती है। क्यों चुनाव आयोग चुनाव के बाद हुई वोटिंग का डेटा नहीं दे पाता? और ये किस तरह की बात कर रहे थे अभी से वत्स जी के याचक बन के कांग्रेस चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती है, तो आप बिहार में क्या बन करके चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों बार बार ऐसे मुख्यमंत्री के साथ में जा रहे हैं, जिसको अमित शाह बड़े मंचों से कहते थे कि हम दोबारा, हमारे दरवाजे बंद हैं लेकिन हम चुनाव उसी के साथ में लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ सकते, तो आप कैसे याचक बन गए? आपकी सरकार जो केंद्र में है वो बैसाखियों पर टिकी हुई है, आप दूसरों पर याचक बनने की बात करते हैं। चुनावी गठबंधन, आप भी समझते होंगे, राजनीतिक दल हैं, राज्यों में चुनावी गठबंधन होते हैं, और अगर हम चुनावी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब याचक नहीं है, इसका मतलब आपका भी गठबंधन है, आपका गठबंधन ईडी के साथ है, आपका गठबंधन सीबीआई के साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ, कमिश्नर और कमीशन के साथ है, आपका गठबंधन बाहुबली और आपका गठबंधन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए इस चुनाव में लगाते हैं। तो आप इतने बड़े गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, और जो जनता के साथ
जनता के हर विषयों को टच करते हुए चुनाव लड़ता है, उस पर आप हंसते हैं। तो आप ये हंसी अपने लिए बचा करके रखिए, क्योंकि आपका वही हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में हुआ। आप दोयम दर्जे की पार्टी लोकसभा में बनकर रह गए हैं, इंडिया गठबंधन से पिछड़ गए हैं। और आपको क्या लग रहा था, आप सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने की कोशिश करते हैं। 35 से ज्यादा आपकी सरकार में दंगे हुए हैं, 35 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कराने का आरोप है इस सरकार पर। तो इस सरकार ने जितने वादे प्रदेश से किए थे, हर वादे पे विफल रही है। और देश भर में जिस तरह से माहौल मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए बताना पड़ेगा कि 2 करोड़ रोजगार कहां है मोदी जी। मोदी जी अगर 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देश में देते तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी कुछ मिल जाता। कैसे उत्तर प्रदेश में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार होते हुए 10 से ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हो गए, तो आपको बताना पड़ेगा। हम तो हमारे योजना के साथ, विजन के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारा साथ देगी, ऐसा विश्वास हमें। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी, क्या विजन नजर आ रहा है क्या आपको कांग्रेस का? क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो पंचायत चुनाव भी एक सीढ़ी ही है 2027 के विधानसभा चुनाव की। अगर हम इस चीज को देखें, समझें, तो विजन नजर आ रहा है क्या आपको कांग्रेस का? जी हाँ, बिल्कुल, बातों से ये लग रहा है जिस तरह से कह रहे हैं। तो इनका मेन फोकस, कांग्रेस का लग रहा है मेन फोकस रहेगा कि सरकार कहाँ कहाँ पर फेल हुई है, कहाँ कहाँ पर अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। ये उन मुद्दों को हाईलाइट करेंगे और उसके आधार पर ये चुनाव में जनता से समर्थन मांगेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बीजेपी का जो लग रहा है वो ये कि माइक्रो लेवल तक पर बूथ मैनेजमेंट करेंगे, जहां पर संख्या गिनी जाती है, जहां पर मुद्दे नहीं बल्कि संख्या, कितनी किसके फेवर में वोटिंग हुई और उसके आधार पर कितनी वोटिंग कराई गई। और क्या शैलेंद्र जी, आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मैं। आप एक वरिष्ठ विचारक हैं, पत्रकार हैं, आपको मैं रोक रहा हूं। संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है? आप महाराष्ट्र के इलेक्शन पे जो सवाल खड़े हुए हैं, और खुद इलेक्शन कमीशन ने माना है कि हम वीडियो फुटेज, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पा रहे, हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो संख्या बढ़ाना आज के टाइम में खेल बन गया है उस सिस्टम का जिससे हमारी लड़ाई है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं यही आपके मेन फोकस में रहेगा कि जहां पर अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार काम नहीं कर पाई है, जहां पर सरकार आपकी नजर में फेल हुई है, आप उसको हाईलाइट करेंगे। कांग्रेस का ये ऐसा लग रहा है मेन फोकस रहेगा। और बीजेपी का जो मेन फोकस है वो इस पर कि हम किस तरह से बूथ लेवल तक पर हम ज्यादा से ज्यादा वोट अपने फेवर में करा सकते हैं, किस तरह से ज्यादा विपक्ष के लोगों के वोटों को हम कम पोलिंग हो, इस तरह का मतलब इनडायरेक्ट में हम माहौल बना सकते हैं। और जहां तक रही बात सपा की, तो सपा का तो लग रहा, अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी पार्टी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, ना हम उसके ऊपर बात करेंगे, ये हम सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सपा का ये है कि हमारे पास कार्यकर्ता है, सब लोग हैं, लेकिन अब ये मौका किसी तरीके से सत्ता में आ जाओ, तो उसके लिए कोई किसी भी तरीके से व्याख्या करे, वो थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत होगी, ताकि आपका अप्रोच फोकस हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीडीए की एक ही सर्वमान्य परिभाषा होनी चाहिए और हर व्यक्ति हर मंच से बोले, अलग अलग समय पर अलग अलग नहीं कही जा सकती। ये सब फोकस का भाव लगता है। चलिए ठीक है, आलोक जी, क्या पन्ना प्रमुख बनाम पीडीए की लड़ाई नजर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? एक तरफ पन्ना प्रमुखों को एक्टिव कर दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए की विचारधारा को लेकर मैदान में उतर रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को पीडीए की विचारधारा पर पूरा भरोसा है और बीजेपी सेल्फ एनालिसिस करके इस बार मैदान में उतर रही है, कितनी कड़ी टक्कर देख रहे हैं? देखिए अपना जी, हम कभी भी किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेते हैं। हमारे लिए चुनाव एक डाइल्यूटेड वार की तरह है, और वार में आदमी अपने सारे अस्त्रों का इस्तेमाल करता है जीतने के लिए। तो पन्ना प्रमुख हों, लोकल वर्कर हों, लोकल नेता हों, जातिगत नेता हों, धर्मांध नेता हों, उसके ऊपर योगी जी हों और उसके ऊपर मोदी जी हों, हमारे लिए चुनाव के वक्त सब कार्यकर्ता है और सारे कार्यकर्ता लगन से, हृदय से जुट जाते हैं चुनाव जिताने में। जनता का भरोसा हम पहले से जीते रहते हैं, उसकी पुष्टि जनता करती है चुनाव के माध्यम से।
और लेकिन कांग्रेस के मेरे 2022 में साथी जनता का भरोसा थोड़ा सा डगमगाया था आलोक जी, और फिर अभी आप जैसे कह रहे हैं कि यस हम हर वो यस कोशिश यस करते हैं, हम हर वो यस कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी उस कोशिश को आई विपक्ष आई आई एग्री विथ जी, योर व्यूज लेकिन कि आपकी लोकसभा आपकी उस कोशिश को आपने अभी कहा कि हम तो हर कोशिश करते हैं चुनाव जीतने की, लेकिन आपकी उस कोशिश को फिर ये कह दिया जाता है कि फिर आप सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए ये आरोप हर चुनाव में बीजेपी पर लगता चला आ रहा है। ये इस पर ईवीएम पर, मशीन ईडी पर, सीबीआई पर, ये सब बातें सुनते सुनते चमड़ा घिस गया है। अगर ऐसी बात थी तो तेलंगाना में भी जीत जाते हम, कर्नाटका में भी जीत जाते, केकेएन में भी जीत जाते, उत्तरांचल में भी जीत जाते, नहीं सॉरी हिमाचल में। तो इन सब जगहों पे ईवीएम ठीक हो जाता है, और 240 पे आगे क्यों सिमटते हम लोकसभा में? 300 पार करा देते, कहानी खत्म। तो जरा ये चौंकाने वाली चीजें हैं। इन सब जगहों पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और सब जगहों पे व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। अब दिल्ली में ये 0/0 पे आउट हो गए, उसमें हमारा क्या दोष है? सारी महागठबंधन बिखर गई। अखिलेश जी अलग अलग राग बजा रहे थे, आप अलग राग बजा रहा था, राजद अलग राग बजा रहा था, कांग्रेस अलग राग बजा रहा था। पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो जिसको मन करे वही लूटे। तो हमने थोड़ी कुछ किया, हमारे राह को तो इन्होंने खुद ही आसान करते चले गए। चलिए जवाब दे रहे हैं यश भारती जी आपके सवाल पे। जी यश भारती नहीं दे लेकिन इस बार देखिए मामला दो तीन बातें पलट हैं। गया। आलोक वत्स जी ने जो बातें कही, एक तो परिवारवाद को लेकर के बात करी। उनके जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज जी की बेटी मास्टरी जी हो, चाहे वो साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा हो, विजय गोयल जी हो, मल्होत्रा जी हो, और मध्य प्रदेश के जितने पूर्व मुख्यमंत्री और भी जगह पूर्व मुख्यमंत्री उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो और भी बड़ी लंबी श्रृंखला, चाहे कल्याण सिंह जी हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये परिवारवाद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। अभी वो यूपी इंडिया गठबंधन के बिखरने की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ, एनडीए की सरकार में ममता बनर्जी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए से अलग क्यों हुई ममता बनर्जी? शायद आलोक वत्स जी को याद भी नहीं होगा। इसीलिए अलग हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के आपके 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे, जिनको सजा भी हुई है। और उसी का कारण आपको बताओ कि जो पैसा उसमें लिया है उसको चंदे में दिखाना है, कहीं और दिखाना है, और ममता बनर्जी ने ना साथ छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आप राजनीतिक रूप में अछूत थे। जब कोई भारतीय जनता पार्टी को छूना नहीं चाहता था उस समय शिवसेना को छूती थी। आपके साथ मजबूती के साथ ठाकरे परिवार खड़ा हुआ था, आपने उस ठाकरे परिवार को चलिए ठीक है यश भारती जी, आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, लेकिन देखिए उसके पहले हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं बीजेपी का प्लान ABCD। ए कैटेगरी में अभी से पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर दिया गया है, तो इस बार ये लड़ाई पन्ना प्रमुख बनाम पीडीए विचारधारा की भी देखने को मिल रही है। डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां पर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस बार पदाधिकारियों को बदला नहीं जा रहा है। ये वही पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनाव में ये सीटें जीती हैं। बी कैटेगरी में संभावित प्रत्याशी के दावेदार की रिपोर्ट तैयार होगी। इसी तरह से ABCD करके बीजेपी ने अपनी कई कैटेगरी रखी है। ई कैटेगरी में अपने सभी सहयोगी दलों की सीटों को भी बीजेपी ने इस बार रखा है, वो सीटें जिसे सहयोगी दलों ने जिन्हें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी ही तमाम सीटें जिसपे इस बार बीजेपी ने ABCD करके ये तमाम कैटेगरी बनाई है। ए कैटेगरी की बात कर ले तो बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही उन सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है, और इन सीटों पर पन्ना प्रमुखों को अभी से ही एक्टिव कर दिया गया है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की विचारधारा के साथ मैदान में उतर रही है,
उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैदान में उतर रही है। बात अगर कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस लग रहा है कि इस बार सिर्फ सत्ता विरोधी लहर के साथ नहीं जाने वाली है। इस बार कांग्रेस की भी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार कई सवाल कांग्रेस की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, बीजेपी से कई सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर भी इस बार उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन के साथ कांग्रेस इस बार मैदान में उतरेगी, क्योंकि 2026 में देखिए पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसे भी एक तरह से विधानसभा चुनाव की पहली सीढ़ी माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रही हूं मैं। और देखिए चर्चा भी हुई और हमने ये भी जाना कि तीनों ही पार्टियों की जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितनी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ज्यादा एक्टिव उत्तर प्रदेश के मैदान में नजर आ रही है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।